अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हुदैबिया में बड़ी तफसीली प्रोग्राम किए हैं और कोशिश की है कि हुदैबिया के असल हकायक आप लोगों के सामने रख सकें, लेकिन आपको पता है कि इस केस को पुराना और सारे मामलात को जैसे असदुल्ला खान साहब जी बिल्कुल मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, रिसर्च और एनालिस्ट ये तो आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन इस केस की कुछ तारीखी अहमियत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं उस दौर के हवाले से, वो हकायक इनके पास हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि ये शरीफ कैंप में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतनी परेशानियां क्यों हो गई हैं हुदैबिया केस के हवाले से और आगे क्या होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रजा साहब। हुदैबिया जो है वो एक बहुत सारे लोग अब जान चुके हैं कि ये इस किस्म का केस है कि जिस पर अगर पहले दिन भी मेरिट पर तफ्तीश हुई होती और उस तरह से चला होता, यानी बहुत सारे लोग जो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गए या जिसने वो इनिशिएट किया केस को और फिर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, अगर वो मेरिट पर चलता तो शायद आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, शायद मनी लॉन्ड्रिंग की तारीख मुख्तलिफ होती, शायद सियासी ख़ानदानों के बाहर पैसे भिजवाने की तारीख मुख्तलिफ होती अगर इस पर काम हुआ होता तो। अब मामला ये है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हकदार साहब का 164 का बयान मौजूद है और आप खुद एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको कि उसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल बरकरार है, उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर एक शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है तो उसकी कानूनी हैसियत है, और अगर उसने उसकी तरदीद कहीं प्राइवेट किसी कमरे में बैठ कर दी है तो उसकी अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है वो बयान तो मौजूद है। अब एक इसमें जो टेक्निकल पॉइंट उठता था कि जी ये टाइम बार्ड होने की वजह से दोबारा खुल सकता है या नहीं खुल सकता, इसको भी आप खुद ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और अगर मैंने उसको बड़े वैसे तफसील से वो देखा है, वो जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है ना, उसको मैंने पूरा पढ़ा तफसील के साथ। उसका फ़ायदा जो है न सिर्फ उन लोगों ने सब उठाया हुआ है जिन्होंने वो कानून बनाया था, बल्कि उसका फ़ायदा उन्होंने भी उठाया जो उस वक्त उनके साथ से मुखालिफ थे, यानी सबसे बड़ी मुखालिफ पीपल्स पार्टी थी। इससे सबने हाथ धोए, सबने हाथ धोए। अच्छा असद, एक बात जो बड़ी मज़ेदार है, आप नहीं समझते कि देखें दो नुकसान है कौम के इसके साथ। मिसाल के तौर पर आपकी वो जो पैसा है वो वाइट पैसा है, वो आपकी आमदन कहलाएगी। अगर आमदन आप पाकिस्तान में कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। फ़र्ज़ करें 1 लाख पाउंड है तो पाकिस्तान में आया तो तकरीबन 35, 36, 38 लाख रुपया टैक्स देना पड़ा। एक तो आपने टैक्स का नुकसान किया और दूसरा आप नहीं समझते कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म और हम फैटफ में जो भुगत रहे हैं, शायद यही वजह नहीं। बहुत अच्छा नुकता वैसे साहब आपका, और उसकी वजह ये है कि ये जो हमने 20, 25, 30 साल में किया है ना, आज वो हमें भुगतना पड़ रहा है। अब जब आप एक कानून बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी ये दरवाज़ा है, यहाँ से कोई भी गुजर सकता है, गुजरना आप चाहते हैं, आप जो गुजरेगा आप उसको पूछ नहीं सकते क्योंकि कानून आपने बनाया। अब जिसने बाहर पैसे भिजवाए आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि जी ये तो पॉलिटिशियंस के पैसे थे, ये बिजनेस के लिए गए हैं और ये टेररिज्म के लिए गए हैं, आप उसको अलग अलग करके देख नहीं सकते। अब जो लोग टेररिज्म के लिए टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो भी उन्होंने भी इस कानून से फायदा उठाया, तो आपकी बला से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, आपको फैटफ भुगतना पड़ेगा आपकी बला से। आपने अगर वो फ्लैट्स खरीदने थे, प्रॉपर्टीज खरीदनी थी, तो आपने वो पैसे बाहर भिजवा दिए और बाहर से फिर वो जो है वो वाइट होकर वापस आ गए घूम के सर्कल में से, तो आपने उसकी प्रॉपर्टियां न सिर्फ यहाँ बनाई वहां पे बनाई, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पाकिस्तान का नुकसान जो सही मानों में पिछले 25-30 साल में हुआ है वो इन्हीं ऐसे ही कवानीन की वजह से हुआ है और ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है। अच्छा मुझे याद आ गया यहाँ जो कि आपने शहबाज शरीफ का मशहूर ज़माना जो केस 7 अरब रुपए का, वो भी एक कहानी नहीं है। वो क्या है वो कहानी, जरा वो बताइएगा जरा। बिल्कुल सही है, आप देखें ना, आप कह लीजिए कि एक ही वारदात का तरीका नंबर 2 है, ठीक है। हाँ, अब आप पैसे भिजवाते हैं किसी भी सोर्स से, अननोन सोर्सेज से, और काला धन और वाइट करके ब्लैक मनी, और उसको आप पॉलिश करके यूं कह दें कि टूटे हुए घर को आप बदल रहे हैं एक 5 स्टार होटल के साथ। और ये परेशानी इसलिए तो नहीं है कि अगर हुदैबिया का असल कहानी सामने आ गई तो अगली कहानी सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा अजहर साहब, मैं अभी हुदैबिया का तो मामला उठा ना, इससे पहले मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ
कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस 7 अरब रुपए का है, 7.25 अरब रुपए का, ये जो है वो गले की हड्डी बन सकता है। उसकी वजह ये है कि ये वो वाहिद केस है नैब के पास जिसमें सबसे ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं। अब आप देखिए कि बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, टीटीज के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, फिर वो जो बेनामीदार हैं उनकी तफसीरात मौजूद हैं, वो बेनामीदार पकड़े हुए हैं, बेनामीदार आपके पास मौजूद हैं, बेनामीदारों के अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, किस कंपनी के लिए, गुड नेचर में मिसाल के तौर पर बैंक से प्राइवेट बैंक से कर्जा लिया, वो कर्जा लेने के लिए रमजान शुगर मिल की जो है वो जमानत दी, गारंटी दी। रमजान शुगर मिल गारंटी दे रही है बैंक को कि गुड नेचर कंपनी को आप कर्जा दें, गुड नेचर कंपनी को कर्जा मिलता है तो उसके पैसे उसी दिन विड्रॉ करके फजल दाद अब्बासी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में लेकर जाते हैं। ये अब चले कहानी तो कहानी होती है ना, इसकी बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है, इसका मतलब है कि सबूत मौजूद है। अब अगर नैब साबित नहीं कर पाए, या वो जो हम पहले भी एक दिन नैब के कवानीन पर बात कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सबूत मौजूद है। और फिर अब अगर हुदैबिया का खुलता है तो अगर मेरिट पर पाकिस्तान में, अगर ये आप तसव्वुर कर लें कि ये शरीफ फैमिली नहीं है, ये कोई और आम आदमी है, कोई अजहर सिद्दीक है, मैं हूं, कोई और है, और ये उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये इसमें से बच के निकल जाए। ये इतना संगीन की नौयत की केस है। लेकिन मसला ये होता है सर कि अब एक चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चल रही है ना, आप कोई वीडियो पोस्ट करें, आप यकीन करें 1% भी इंटेंशन नहीं होती कि कोई लाहौर हाई कोर्ट को या अदालतों के बारे में कोई बुरा कहे, लेकिन आप वीडियो करते हैं, मैं वीडियो करता हूँ, लोग कमेंट करते हैं इदारे के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में, तो बड़ी तकलीफ होती है कि एक पाकिस्तान का सबसे अहम इदारों में से जो एक इदारा है उसके बारे में क्या राय कायम हो गई है। क्योंकि हमने माजी में देखा है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेटलमेंट शायद हो जाती होगी, डील हो जाती होगी, केस बंद हो जाता है, कोई ना कोई उसमें कानूनी उज़र जो है वो आड़े आ जाता है, केस बंद हो जाता है, और वो तो लोग जो है ना वो बेयकीनी का शिकार हो गए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं निकलना जी, होना ही कुछ नहीं है, ये सारी अदलिया मिली हुई है, ये सब फलान लोग मिले हुए हैं, इदारे मिले हुए हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इंसाफ ना होना अजहर साहब मेरे नज़दीक, और फिर परसेप्शन डेवलप हो जाना कि इंसाफ तो होना ही नहीं है, ये सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक है। आपने बात ज़बरदस्त की है असद, आपने देखा ना, आपने असल में मेन रूट कॉज या बुराई की जड़ ये निकाल दी है। वजह जो बिना बुनियाद का पर मैं भी बड़ा अच्छा हो गया, मैं अदलिया को डिफेंड करते, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आप हुदैबिया का केस अगर देख लें, आप हुदैबिया में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, आप उसमें डाइसेंट भी होता है। डाइसेंट से क्या मुराद है, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आती है, कहता है क्वैश करते हैं, दूसरा कहता है री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 1 साल तक केस नहीं लगता। अब ये देखना, ये तो बड़े मसाइल और प्रॉब्लम्स या इशूज आ जाते हैं। नवंबर 2012 के अंदर जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस फ़ारूक खान साहब जो है ना फैसला सुनते हैं, और जो अपना जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है, कन्फ्लिक्टिंग कह दें या आप कह दें, उनका व्यू मुख्तलिफ आते हैं, तो रेफरी जज के पास जाना था। जी आपने शहबाज शरीफ वाले केस में देखा कि ये फौरन ही केस लगा और फुल बेंच बन गया। हालांकि फुल बेंच गलत है, आज मैं समझता हूँ फुल बेंच बन नहीं सकता था। उसमें इनकी गवर्नमेंट आई, 1 साल तक रेफरी जज के पास केस नहीं लगा। 2013 में जाकर रेफरी जज के पास लगा, और रेफरी जज पता कौन थे? जस्टिस सरदार शमीम साहब, जो आपने ब्रेक की थी खबर पे, हमजा की छुट्टी वाले दिन बेल लग गई, उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे। इस तरह इत्तेफाक फाउंड्री के केसेस भी आपने जो कर्जों वाले कवर किए थे, उसमें भी वो रेफरी जज वो थे। तो देखिए ना, ये तो सवाल फिर उठते हैं, और ये नहीं उठने चाहिए, लेकिन ये एक परसेप्शन है, एक दौरे इंसाफ का, ताकतवर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए इंसाफ है, तो हम क्या करें इसमें? इसमें सर आपने मिसाल दी है 1-2 केसेस की। मॉडल को देख लें, मॉडल का केस जेआईटी का मामला, यानी केस तो दूर पड़ा हुआ है ना, अभी तो पहले जो जेआईटी बनी है वो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, उसने काम करना है या नहीं करना, उस पर पिछले साल से मामला लटका हुआ, और यानी साल से ज्यादा हो गया। और अभी 15 फरवरी को कासिम खान साहब ने जो 7 रुकनी बेंच की सरबराही वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी 15 मार्च से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, और वो मैं केस में मौजूद था, आप मौजूद थे, उन्होंने 7 सवाल उठाए थे और कहा था कि आप इस सवालों का जवाब लेकर आए और इस पर बात होगी। फिर वो 15 मार्च गुजर गया, फिर वो 16 गुजर गया, फिर महीना गुजर गया, फिर 1.5 महीना गुजर गया, फिर वो कॉज लिस्ट पे आया, लेकिन सरफराज डोगर साहब जो है वो छुट्टी पर थे, उसकी वजह से वो फिर उस दिन हो नहीं सका, और उसके बाद दोबारा उसका जिक्र ही नहीं है।
ठीक है, अब इस यानी 15 फरवरी को कितने महीने हो गए कि वो केस चला ही नहीं है, सुना ही नहीं गया। तो और राणा सनाउल्लाह साहब का आप देख लें, फर्दर जो अच्छा यार ये मुझे फर्दर में छोड़े जरा, अपना जबरदस्त सवाल उठा दिया आपने, स्टोरी भी इस पे लिखी थी। यानी ये केस बेल का आपने अनोखा केस नहीं देखा कि बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद ये केस लगता ही नहीं था, ये क्या चक्कर था? आप देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि जहां केस लगना है वहां लग जाता है, या जहां पर लगना उनके नजदीक लगना चाहिए वहां लग जाता है फौरन उसी दिन, सेम डे, ठीक है। और जहां किसी ताकतवर शख्स की ये ख्वाहिश है कि ना लगे, वहां नहीं लगता, साल नहीं लगता। अब राणा सनाउल्लाह साहब का जो फर्दर जो उनका मामला है मुनशियात के मामले में, आप आज उनको बिठा लें, वो कहेंगे जी 2 साल हो गए मेरे खिलाफ कुछ साबित ही नहीं हुआ, तो ये नहीं बताएंगे कि मैंने फर्दर जुर्म ना लगे। आप तो कवर करते रहे यार, और किस तरह चक्कर देखकर, और लास्ट डेट पे भी आपको याद है आपने बताया था, यानी आजम मजीद थर्ड पेश हुए तो लगा अगली डेट पे हो जाएगा, डेट दे दे, लेकिन कमाल क्या हुआ उस दिन, जज चले गए और अभी तक नहीं आए। और जब चले जाए और फिर वो दोबारा ना लगे, उसको जमानतें लेने के लिए आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये कैसे दिलचस्प बात है। और यानी लैब के कोर्टों के जजेस भी आप अंदाजा लगाएं जी हमारे जज नहीं है तो ये तो केस अभी पता नहीं कब चलेगा, तो जमानत दे दें। तो अब आप कनेक्शन मिला के नहीं देखेंगे, मतलब ना देखें, लेकिन कोई देख तो सकता है ना कि भाई जब आपने इस पॉइंट को आर्गुमेंट के तौर पर अदालत में इस्तेमाल करना था तो उससे पहले जजेस 2 महीने के लिए गायब है। अच्छा देखिए नाजरीन, आपने ये बड़ी ठंडे मिजाज में लेकिन कुछ हकायक पर मबनी चीज़ें आपने सुनी हुदैबिया के हवाले से। फाइनल आप पोजीशन आप देख रहे हैं कि मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये इस मुल्क की बका का खतरा, बका का साथ जुड़ी हुई है इसके साथ, और इससे आने वाले दौर में जो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में हाथ धोए हैं उन सब के चेहरे यहाँ होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।